Hello students, how are you? I hope you are fit and fine. वीडियो को अंत तक देखिएगा. If you like it and if you are first time at my channel, then subscribe the channel. Okay, let us start. We are going to learn today our English poem 1.3. Have you ever seen? Have you ever seen? आपने कभी देखा है? आपने कभी देखा है? तो क्या पूछा है, क्या देखा है? तो इस पोएम में बहुत सारे मतलब हर एक लाइन में होमोग्राफ का यूज़ किया है. होमोग्राफ होमोग्राफ क्या होता है? वर्ड्स, ऐसे वर्ड्स होते हैं दैट हैव द सेम स्पेलिंग, जो वर्ड के स्पेलिंग सेम होते हैं. वर्ड्स के स्पेलिंग सेम होते हैं बट डिफर इन मीनिंग, लेकिन उसका मीनिंग अलग होता है व्हेन यूज्ड इन डिफरेंट कंटेक्स्ट. जब उस वर्ड को डिफरेंट कंटेक्स्ट में, संदर्भ में यूज किया जाता है तो उसे हम होमोग्राफ कहते हैं. देखो, होमोग्राफ का मतलब क्या होता है? सेम स्पेलिंग, सेम प्रोनाउंसिएशन, लेकिन मीनिंग इज डिफरेंट. ओके, देखो, अ टेम्पल फेयर अट्रैक्ट्स अ लॉट ऑफ क्राउड. और दूसरा हमारा सेंटेंस है हर परफॉर्मेंस इन द टेस्ट वॉज फेयर. अभी ये फेयर और ये भी फेयर है. सेम स्पेलिंग, सेम प्रोनाउंसिएशन, लेकिन इसका मतलब मीनिंग डिफरेंट होगा. कैसे? अ टेम्पल फेयर मतलब यहाँ पे हम फेयर, हर साल में गांव में एक जत्रा होती है, फेयर होता है ना. तो टेम्पल फेयर अट्रैक्ट्स अ लॉट ऑफ क्राउड. इस फेयर में बहुत सारे लोग अट्रैक्ट होते हैं. तो ये फेयर का मतलब विलेज फेयर जैसा. और दूसरा मीनिंग है हर परफॉर्मेंस इन द टेस्ट वॉज फेयर. परफॉर्मेंस, उसके टेस्ट में उसका परफॉर्मेंस कैसा था? फेयर था, मतलब गुड था. ओके, यहाँ पे फेयर, विलेज फेयर, और यहाँ फेयर मतलब गुड. सेम स्पेलिंग, सेम प्रोनाउंसिएशन, डिफरेंट मीनिंग. ओके, इसको कहते हैं हम होमोग्राफ. सेकंड यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है, अ रोज इज द किंग ऑफ फ्लावर्स, द सन रोज विथ अ गोल्डन ग्लो. देखो यहाँ पे रोज, यहाँ पे रोज है, प्रोनाउंसिएशन सेम है, स्पेलिंग सेम है, लेकिन यहाँ पे मीनिंग डिफरेंट है. रोज, रोज मतलब फ्लावर, इज किंग ऑफ फ्लावर्स. फ्लावर्स का किंग कौन है? तो रोज है, गुलाब है. द सन रोज विथ अ गोल्डन ग्लो. सन सूर्य, सन. रोज उगा, राइज, रोज पास्ट टेंस है. विथ अ गोल्डन ग्लो, गोल्डन ग्लो के साथ, सुनहरी किरणों के साथ सूर्य उगा. इसका मतलब यहाँ पे इसका स्पेलिंग सेम है, मीनिंग डिफरेंट है, प्रोनाउंसिएशन सेम है. इसको हम होमोग्राफ कहते हैं. तो ऐसे बहुत सारे होमोग्राफ्स का यूज यहाँ पे इस पोएम में किया हुआ है हैव यू एवर सीन में. तो देखते हैं कौन कौन से होमोग्राफ्स है ये. और ये ह्यूमरस पोएम है. ह्यूमरस मतलब हमें उस पर हंसी भी आती है कभी कभी. देखते हैं क्या लिखा है. हैव यू एवर सीन, आपने कभी देखा है, अ शीट ऑन अ रिवर बेड. देखो, शीट चादर, कहाँ पे? ऑन अ रिवर बेड. देखो, बेड तो हमें मालूम है, बेड हमारे घर में एक बेड होता है, पीस ऑफ फर्नीचर, वो घर में बेड होता है और उस पर हम शीट म्हणजे बेडशीट डालते हैं. हमारे घर का जो बेड होता है उस पर हम बेडशीट डालते हैं. तो हमारे घर पे बेड पे बेडशीट होता है, लेकिन आपने कभी रिवर बेड पे, अभी रिवर बेड, तो रिवर बेड क्या होता है?
ये बॉटम ऑफ रिवर होता है ना, बॉटम ऑफ रिवर। तो उसमें आपने कभी बेडशीट देखी है क्या? तो इसमें ऐसा पूछ के पोएट क्या कर रहा है, यहाँ पे ह्यूमर पैदा कर रहा है। पोएट कौन है? एनोनिमस है, मतलब उसका कोई नाम नहीं है, कोई पर्सन है लेकिन एनोनिमस है, जेंट्स है या लेडीज है कोई मालूम नहीं है। ओके, तो यहाँ बेड जो है ये बेड होमोग्राफ है ना। तो कैसे? तो रिवर बेड और घर का एक बेड। समझो अभी ये मैंने यहाँ पे ड्राइंग ये नदी है, समझो नदी का पानी है, पेंसिल से निकाला है, और ये नीचे बेड है, इसको रिवर बेड कहते हैं। और ये हमारा घर का बेड है, ये इस बेड पे हम चादर स्प्रेड कर सकते हैं, डाल सकते हैं, बेडशीट डाल सकते हैं। लेकिन ये बेड पे आपने बेडशीट देखी है, लेकिन रिवर बेड पे कभी बेडशीट देखी है? ऐसा पोएट हमें पूछता है। नेक्स्ट, और सिंगल हेयर, आपने कभी एक भी बाल देखा है फ्रॉम अ हैमर्स हेड? हैमर का हेड, हेड मतलब अ पार्ट ऑफ बॉडी, हमारे शरीर का एक हिस्सा होता है हेड, और इस हेड पे बाल आते हैं, है ना। और इसके यहाँ पे क्या पूछा है, आपने कभी हैमर के हेड पे बाल देखा है क्या? देखो यहाँ पे मैंने हैमर ड्रॉ किया है, ये हैमर है। तो आदमी के सिर पे बाल होते हैं, लेकिन ये हैमर का जो ऊपरी हिस्सा है, इससे हम कोई भी चीज़ तोड़ते हैं, इस पे कभी आपने बाल देखा है? तो यहाँ पे पोएट ने ह्यूमर पैदा किया है। तो यहाँ पे हैमर हेड, हेड यहाँ पे दो मीनिंग से यूज किया है। ओके, नेक्स्ट, हैज द फुट ऑफ अ माउंटेन एनी टोज? हैज द फुट, फुट मतलब पैर, पैर, हम लोगों का पैर होता है। ऑफ अ माउंटेन, लेकिन माउंटेन का जो फुट है, तो उसको माउंटेन का फुट क्या होता है? वो बेस ऑफ द माउंटेन। समझो ये माउंटेन है, देखो ये माउंटेन में निकाला, यहाँ पे माउंटेन है। तो ये माउंटेन का जो बेस है, ये बेस, ये फुट कहते हैं हम इसको, फुट। यहाँ से फुट से लेके टॉप तक हम यहाँ से ऊपर जा सकते हैं, तो ये फुट है। तो आदमी के पैरों को आपने बहुत सारी उंगलियां देखी है, टोज देखे हैं, लेकिन कभी पहाड़ के बेस को मतलब फुट को आपने कभी उंगली देखी है? तो यहाँ पे पोएट ह्यूमर पैदा कर रहा है। एंड इज देयर अ पेयर ऑफ गार्डन होज? एंड देयर इज देयर अ पेयर मतलब जोड़ी, अब गार्डन होज, होज, गार्डन में बगीचे में होज होती है, होज मतलब पाइप, होज। एक तो इसका मतलब होता है एन इंस्ट्रूमेंट यूज्ड इन गार्डन फॉर वाटरिंग वगैरह, है ना। और दूसरा होज क्या होता है, पहले ज़माने में टाइट, अभी जो लेडीज़ लोग, गर्ल्स जो लेगिंग्स पहनती है, तो मर्द लोग भी पहले, मेन ऑल्सो यूज टू वेयर सच टाइप ऑफ क्लोथ्स, पीस ऑफ क्लोथिंग worn on legs like stockings, सॉक्स की तरह। तो सॉक्स को हम बोलेंगे पेयर ऑफ होज, है ना। हमारे पैर में जो हम सॉक्स पहनते हैं, तो उसे हम पैर में पहनते हो, उसकी जोड़ी होती है। लेकिन गार्डन में आपने कभी, अभी समझो ये पाइप है, गार्डन में पाइप से हम पानी वगैरह डालते हैं, है ना। तो गार्डन में आपने कभी ऐसा पेयर देखा है क्या? ऐसे बोल रहे हो, ऐसा कभी पूछता है हमें। तो यहाँ पे पोएम ने ह्यूमर पैदा करने की कोशिश की है। देखो पहले स्टांजा में क्या पूछता है कवि हमें, हैव यू एवर सीन अ शीट ऑन अ रिवर बेड? घर के बेड पे तो शीट होती है, लेकिन आपने कभी रिवर बेड पे शीट देखी है? और अ सिंगल हेयर फ्रॉम अ हैमर्स हेड, हम लोगों के हेड पे तो हेयर होता है, सर पे हेयर होता है, लेकिन आपने कभी हैमर के हेड पे हेयर देखा है? हैज द फुट ऑफ अ माउंटेन एनी टोज? हमारे तो फुट को, पैर को
उंगलियां होती है, लेकिन माउंटेन के पैर को आपने कभी टोज उंगलियां देखी है? एंड इज देयर अ पेयर ऑफ गार्डन होज, हम लोग तो गार्ड होज जो सॉक्स होता है पैर में पहनते हैं, लेकिन गार्डन में जो होज होता है उसको कभी पैर, उसका जोड़ा कभी होता है क्या? ओके, आई होप आपको ये अच्छी तरह समझ में आया है। नेक्स्ट, सेकंड स्टांजा, डज द नीडल एवर विंक इट्स आई? डज द नीडल, नीडल मतलब सुई, एवर कभी, विंक, विंक मतलब झपकना, झपकना क्या? इट्स आई, आई मतलब आंख, तो आंख कौन झपकता है? तो आंख तो हम लोग झपकते हैं। हम जैसे आंख झपकते हैं वैसे नीडल, सुई, समझो अभी नीडल का जो ये नीडल है और यहाँ पे से ये जो यहाँ पे होल होता है उसको हम इसमें से हम क्या कहते, थ्रेड पास करते हैं कोई भी चीज़, फटी हुई चीज़ सीने के लिए। तो ये जो आंख है उसको निडल्स आई बोलते हैं। क्या बोलते हैं? निडल्स आई। तो जिस तरह हम लोग अपनी आंख झपकते हैं उस तरह ये नीडल की आंख भी कभी झपकती है क्या? ऐसा कवि हमें पूछता है। Why doesn't the wing of a building fly? Why, क्यों? Doesn't the wing, wing मतलब पंख, है ना, पंख, ऑफ अ बिल्डिंग फ्लाई, बिल्डिंग मतलब अभी इमारत, समझो अब मैंने यहाँ पे दो बिल्डिंग निकाल ड्रॉ किए है, एक बिल्डिंग है, एक बिल्डिंग है, तो एक कॉम्प्लेक्स रहता है और कॉम्प्लेक्स में कभी कभी ए विंग, बी विंग, शहरों में ऐसी इस टाइप के विंग होते हैं, ए विंग, बी विंग। कोई भी अपना एड्रेस बताएगा तो सच एंड सच कॉम्प्लेक्स ए विंग में ऐसा पूछे, मतलब एड्रेस दे सकता है हमें। तो विंग मतलब ये पार्ट हो गया, विंग मतलब ये बिल्डिंग का पार्ट है। तो कवि बोलता है कि बिल्डिंग को विंग होने के बावजूद, अगर बिल्डिंग को विंग है तो उड़ान क्यों नहीं भरती है वो, है ना? तो यहाँ पे ऐसे पूछ के कवि ह्यूमरस क्रिएट करने की कोशिश की है। वाई डजंट द विंग ऑफ अ बिल्डिंग फ्लाई? बिल्डिंग को जो विंग्स होती है उसकी वजह से बिल्डिंग हवा में क्यों नहीं उड़ती है? कैन यू टिकल, क्या आप टिकल कर सकते हैं, मतलब गुदगुदी कर सकते द रिब्स ऑफ पैरासॉल? रिब्स का मतलब क्या होता है? समझो ह्यूमन बॉडी, हमारे जो ह्यूमन बॉडी है, हमारी जो चेस्ट है उसमें बहुत सारे ऐसे बोन्स होते हैं, है ना, तो इसे हम रिब्स कहते हैं, अपने साइंस में पढ़ा है। अगर इसमें हम कुछ टिकल करेंगे तो गुदगुदी होती है। तो ऐसी गुदगुदी पैरासॉल, पैरासॉल मतलब, पैरासॉल तो पुराना वर्ड है। तो अम्ब्रेला, अम्ब्रेला को हम पैरासॉल कहते हैं। तो अम्ब्रेला के हम जब ओपन करते हैं तो हमको दिखता है कि ये मेटल की ऐसी तार होती है अंदर राउंड राउंड में, है ना, तो इसको भी रिब्स कहते हैं। रिब्स, ह्यूमन बॉडी में छाती में ये रिब्स होते हैं, ये बोन्स होते हैं, हड्डियां होती है, समझो। तो इसको हम टिकल करने के बाद हमें गुदगुदी आती है। तो इसे, इस तार को, इस रिब्स को अगर हमने टिकल किया तो क्या पैरासोल को भी गुदगुदी आएगी क्या? ऐसा कवि पूछता है। और ओपन द ट्रंक ऑफ अ ट्री एट ऑल, और कभी ओपन होता है क्या? क्या ओपन होता है? ट्रंक, ट्रंक मतलब ट्रंक, बहुत बड़ा बक्सा जो होता है, देखो ये मैंने बक्सा ड्रॉ किया है, इसका ताला भी लगा है। तो ये बक्सा जो है ट्रंक इसको कहते थे पहले ज़माने में। अभी भी ट्रंक होते हैं किसी किसी घर में, लेकिन भाई ट्रंक तो ज़्यादा लोग नहीं, छोटे छोटे बक्से होते हैं। तो ट्रंक हम ओपन कर सकते हैं, क्लोज कर सकते हैं। और दूसरा ट्रंक का होमोग्राफ क्या है? ट्रंक देखो ये जो है, ये जो बड़ा सा हिस्सा, इसको हम ट्रंक बोलते हैं, ये है ना, तो ट्रंक है ये। तो ये ट्रंक अगर ओपन हो सकता है तो ट्री का ट्रंक भी ओपन हो सकता है क्या?
हाँ, और ओपन द ट्रंक ऑफ अ ट्री एट ऑल, कभी ट्री का भी ट्रंक ओपन होता है क्या? तो यहाँ पे ह्यूमरस क्रिएट करने की कोशिश की है। देखो ये फिर एक बार इस स्टांजा, डज द नीडल एवर विंक इट्स आई, अगर नीडल को आंख है तो कभी झपकाती है क्या? वाई डजेंट द विंग ऑफ अ बिल्डिंग फ्लाई, और जिस बिल्डिंग को विंग होती है वो क्यों उड़ान नहीं भरती है? कैन यू टिकल द रिब्स ऑफ पैरासॉल, अम्ब्रेला को जो पैरासॉल को अम्ब्रेला को जो रिब्स होती है उसमें कभी आप गुदगुदी कर सकते हैं क्या? और ओपन द ट्रंक ऑफ अ ट्री एट ऑल, या जिस तरह हम हमारे घर के ट्रंक ओपन कर सकते हैं उस तरह ट्री का भी ट्रंक ओपन कर सकते हैं। आई होप आपको ये पैरा स्टांजा अच्छी तरह समझ में आया है। नेक्स्ट, आर द टीथ ऑफ अ रेक एवर गोइंग टू बाइट, आर द टीथ, टीथ मतलब दांत, किसके दांत? दांत तो मतलब मालूम है हमको, जिस दांत से हम चबाते हैं, हमारे मुंह में, हर एक के मुंह में अभी दांत है, दांतों दांतों से चबा के हम कुछ ना कुछ खाते रहते हैं। तो ये जो दांत है, आर द टीथ ऑफ रेक, अभी रेक क्या समझो, हमारे घर में कोम्ब होता है, कोम्ब है ना, कोम्ब मतलब कंघी, कंघी से हम अपने बाल ठीक ठाक करते हैं। तो कंघी के जो दांत होते हैं उसको भी हम दांत कहते हैं ना, हमारे मुंह में दांत, कंघी के दांत, वैसे रेक के भी दांत होते हैं। रेक मतलब क्या होता है? रेक मतलब हमारे गार्डन में वगैरह देखो ऐसा एक इंस्ट्रूमेंट रहता है, इसको ये दांत दिखा है, इससे हम क्या करता है, कचरा एक जगह इकट्ठा करते हैं। रेक, इस रेक से हम कचरा वगैरह इकट्ठा करते, कचरा साफ करते हैं। तो ये रेक के जो दांत है, जैसे हमारे दांत चबाते हैं, बाइट कर सकते हैं, वैसे ये रेक के जो दांत है वो कभी बाइट करेंगे क्या? चबाएंगे क्या? हैव द हैंड्स ऑफ अ क्लॉक एनी लेफ्ट और राइट, हैव द हैंड्स, हैंड्स मतलब हाथ, हम हमें अभी दो दो हाथ है, एक को हम राइट हैंड लेफ्ट हैंड कहते हैं, वैसे ही हैंड्स ऑफ क्लॉक, क्लॉक मतलब घड़ी, घड़ी के जो जो कांटे होते हैं जो टाइम दिखाते हैं, समझो अभी लेफ्ट और राइट, देखो ये घड़ी है समझो, तो ये घड़ी में अभी 12:25 हो गए, तो ये इसको हम हैंड कहते हैं, इस कांटे को हैंड। हैंड क्या करता है? टाइम दिखाता है ना। इस हैंड से हम, ये आवर्स वाला हैंड है, मिनट वाला हैंड है, और एक छोटा हैंड भी होता है। लेकिन ये जो बड़े दो है, इसमें से कौन सा राइट है और कौन सा लेफ्ट है, बता सकते हैं? ऐसा हमें कवि ने पूछा है। नेक्स्ट, कैन द गार्डन प्लॉट, गार्डन में बगीचा, गार्डन में हम जाते हैं, बगीचे में जाते हैं, तो गार्डन का जो प्लॉट होता है, प्लॉट मतलब एरिया, लैंड एरिया, गार्डन का जो एरिया होता है, बी डीप एंड डार्क। अभी प्लॉट के भी दो मीनिंग है। प्लॉट कौन सा? एक प्लॉट का मीनिंग है लैंड ऑफ एरिया, और दूसरा का मीनिंग है विकेड और क्रूअल प्लान। विकेड और क्रूअल प्लान, एक भयंकर ऐसा प्लानिंग किया है किसी को तो हम क्षति पहुंचाने के लिए, तो वो अलग होता है। गार्डन का जो प्लॉट होता है वो गार्डन का एरिया होता है, लैंड एरिया, और दूसरा जो होता है वो विकेड प्लॉट होता है, वो जो मतलब प्लान होता है। तो ऐसा कुछ गार्डन का जो प्लॉट होता है क्या कभी? वो डीप एंड डार्क, जिस तरह से जो प्लॉट जो स्टोरी होती है, समझो प्लान होता है, सॉरी जो प्लान होता है वो विकेड और क्रूअल प्लान हो सकता है, वैसे कभी गार्डन का प्लॉट हो सकता है डीप एंड डार्क, गूढ़ और दुखी, ऐसे गंभीर सीरियस। बगीचे की जगह कभी गहरी और अंधेरी साजिश, गहरी और अंधेरी साजिश हो सकती है क्या? एंड व्हाट इज द साउंड ऑफ द बर्च बार्क, एंड व्हाट इज द साउंड, और कौन सा आवाज है, व्हाट इज द साउंड, कौन सा आवाज है ऑफ द बर्च बार्क, बार्क मतलब भौंकना है ना,
कुत्ता जो आवाज निकालता है उसको हम भौंकना कहते हैं, बराबर। तो बर्च नाम का ट्री है। तो बर्च जो बार्क है, बार्क मतलब कवरिंग, है ना, पार्ट्स ऑफ अ ट्री, ऊपर का जो हिस्सा होता है, समझो मैंने अभी आपको ट्री दिखाया था, ट्री का ऊपर का हिस्सा जो होता है उसको हम बार्क कहते हैं, समझो ये इसका ऊपर का, है ना, सॉरी यहाँ पे ये बार्क। तो ये बार्क जो है, ये बर्च बार्क, ये बर्च कोई भी ट्री, यहाँ पे बर्च लिया है, बर्च का जो बार्क होता है, ऊपर का कवरिंग होता है, उसका आवाज आता है तो कैसे आती होगी, ऐसा पूछा है। तो लेट्स वंस अगेन रिवाइज इट फास्टली। हैव यू एवर सीन अ शीट ऑन अ रिवर बेड? क्या तुमने कभी एक नदी के तल पर एक चादर को देखा है? या बेड का होमोग्राफ है, दो बेड है, घर का बेड और रिवर बेड, होमोग्राफ। और अ सिंगल हेयर फ्रॉम अ हैमर्स हेड, या फिर कभी हथौड़े के सिर पे एक कभी बाल देखा है? हैमर का हेड और आदमी का हेड को होमोग्राफ यूज किया है। हैज अ फुट ऑफ माउंटेन एनी टोज? क्या किसी पहाड़ के पैर में उंगलियां है ना। तो फुट मतलब ये फुट क्या किया है, होमोग्राफ करके यूज किया है, बॉटम ऑफ माउंटेन और आदमी का पैर। एंड इज देयर अ पेयर ऑफ गार्डन होज? और क्या बगीचे में मोजों का जोड़ा कभी आपने पाया है? होज, होज मतलब पाइप और होज मतलब स्टॉकिंग्स, होमोग्राफ। डज द नीडल एवर विंक इट्स आई? क्या सुई कभी अपनी आंख झपकती है? यहाँ पे आय, नीडल की आया है और आदमी की आय। वाई डजेंट द विंग ऑफ बिल्डिंग फ्लाई? क्यों एक इमारत के पंख होने के बावजूद उड़ान नहीं भर सकती है? विंग है ना, पार्ट ऑफ द बिल्डिंग और पार्ट ऑफ बॉडी पार्ट ऑफ बर्ड। कैन यू टिकल द रिब्स ऑफ पैरासॉल? क्या आप एक छाती की पसलियों को गुदगुदी कर सकते हैं? तो रिब्स मतलब आदमियों की जो रिब्स होती है वो, और पैरासोल की, अम्ब्रेला की रिब्स, होमोग्राफ। और ओपन द ट्रंक ऑफ अ ट्री एट ऑल? या कभी एक पेड़ के, या ओपन द ट्रंक ऑफ द ट्री एट ऑल, है ना, क्या पेड़ के तने को खोल सकते हैं? ट्रंक मतलब बक्सा, ट्रंक मतलब यहाँ पे पेड़ का निचला बड़ा सा हिस्सा, होमोग्राफ। आर द टीथ ऑफ रेक एवर गोइंग टू बाइट? क्या ये रेक है, रेक के दांत कभी काट सकते हैं? ओके, टीथ, टीथ ऑफ रेक और टीथ ऑफ पीपल, मैन। हैव द हैंड्स ऑफ क्लॉक एनी लेफ्ट और राइट? घड़ी के हाथ कभी बाएं या दाएं हो सकते हैं? ओके, हैंड्स, हैंड्स ये क्लॉक के हैंड्स है, आदमी के हाथ, ये होमोग्राफ है। कैन द गार्डन प्लॉट बी डीप एंड डार्क? बगीचे की जगह कभी गहरी और अंधेरी साजिश हो सकती है? एंड व्हाट इज द साउंड ऑफ द बर्च बार्क? और जो बर्च की बार्क होती है उसका साउंड कैसा रहेगा? यहाँ पे बार्क मतलब कुत्ते का आवाज और बार्क मतलब कवरिंग ऑफ द ट्री। यहाँ पे ये होमोग्राफ है, यहाँ पे ये होमोग्राफ है, प्लॉट। ओके, तो आई होप ये पोएम आपको अच्छी तरह समझ में आए होंगे। इसके बाद हम इसके ऊपर के इसमें जितने भी सारे समझो फिगर ऑफ स्पीच है वो देखेंगे और इसका एप्रिसिएशन भी ले लेंगे। ओके, तो क्वेश्चन क्या रहेगा? नेम एंड एक्सप्लेन द फिगर्स ऑफ स्पीच इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। फर्स्ट, और अ सिंगल हेयर फ्रॉम अ हैमर्स हेड। इसमें एलिट्रेशन है,
अल्ट्रेशन कब होता है? द साउंड ऑफ द लेटर एच इज रिपीटेड। यहाँ पे हेयर में एच और हैमर में एच, ये लेटर रिपीट है। ओके, अल्ट्रेशन। नेक्स्ट सेकंड, हैज द फुट ऑफ अ माउंटेन एनी टोज? यहाँ पे पन है। पन कब होता है? द वर्ड फुट हैज टू मीनिंग्स। यहाँ पे जो फुट वर्ड है इसके टू मीनिंग्स है। वन इज पार्ट ऑफ बॉडी एंड अनदर इज बेस ऑफ द माउंटेन। ओके, एक वर्ड के जब दो मीनिंग निकलते हैं तब पन फिगर ऑफ स्पीच होता है। थर्ड, एंड इज देयर अ पेयर ऑफ गार्डन होज? यहां पे भी पन है। कैसे? द वर्ड होज हैज टू मीनिंग्स। वन इज, पहला मीनिंग कौन सा है? अ पेयर ऑफ स्टॉकिंग्स एंड अनदर इज a flexible tube used to water. Okay, fourth one, does the needle ever wink its eye? कभी आपको अपने सुई को अपनी आंख झपकते हुए देखा है? तो ये पर्सोनिफिकेशन है। पर्सोनिफिकेशन कब होता है? जब नेचर की मतलब आदमी छोड़ के कोई भी चीज को ह्यूमन क्वालिटी दी जाती है तब वो पर्सोनिफिकेशन होता है। यहाँ पे समझो ह्यूमन क्वालिटी ऑफ विंकिंग द आईज, आंख झपकने की जो क्वालिटी है वो ह्यूमन है, वो किसको दी है? इज गिवन टू द नीडल। नीडल तो नॉन लिविंग है, तो इसको क्वालिटी दे करके पर्सोनिफिकेशन। फिफ्थ, कैन यू टिकल द रिब्स ऑफ अ पैरासोल? क्वेश्चन मार्क। यहाँ पे भी पन है। पन कैसे है? द वर्ड रिब्स हैज टू मीनिंग्स। रिब्स को टू मीनिंग्स है यहाँ पे। कौन से? वन इज पार्ट ऑफ द बॉडी एंड अनदर इज पार्ट ऑफ अम्ब्रेला। सिक्स, और ओपन द ट्रंक ऑफ अ ट्री एट ऑल? यहाँ पे अलिट्रेशन है। अलिट्रेशन कैसे होता है हमने देखा है। द साउंड ऑफ द लेटर टी, ट्रंक में टी और ट्री में टी, टी इज रिपीटेड। सेवन, आर द टीथ ऑफ रेक एवर गोइंग टू बाइट? यहाँ पे पर्सोनिफिकेशन है, अभी हमने देखा। पर्सोनिफिकेशन कैसे होता है? द ह्यूमन क्वालिटी ऑफ बाइटिंग, बाइट करने की जो क्वालिटी थी ह्यूमन क्वालिटी है, इज गिवन टू द रेक, वो रेक को दी है। रेक के भी दांत होते हैं। 8th, हाउ द हैंड्स ऑफ अ क्लॉक एनी लेफ्ट और राइट? यहाँ पे एंटीथेसिस बोला है। एंटीथेसिस मतलब कब होता है? द टू अपोजिट वर्ड्स, यहाँ पे दो अपोजिट वर्ड्स है। कौन से? लेफ्ट एंड राइट आर यूज्ड इन द सेम सेंटेंस। एक ही सेंटेंस में लेफ्ट एंड राइट ये अपोजिट दोनों वर्ड आए हैं, इसलिए एंटीथेसिस है। 9th, कैन द गार्डन प्लॉट बी डीप एंड डार्क? तो यहाँ पे अल्ट्रेशन है। कैसे? द साउंड ऑफ द लेटर डी, यहाँ पे डीप में डी और डार्क में डी इज रिपीटेड। 10, एंड व्हाट इज द साउंड ऑफ बर्च बार्क? यहाँ पे कैसा है? ओनोमैटोपिया। क्यों? द वर्ड बार्क इंडिकेट्स साउंड। यहाँ पे बार्क मतलब भौंकना, यह साउंड इंडिकेट करता है। मतलब किसी भी वर्ड से अगर कोई साउंड इंडिकेट होता है तब वो ओनोमैटोपिया होता है। 11th, गिव द एग्जाम्पल्स ऑफ इंटरोगेशन फ्रॉम द पोएम। इंटरोगेशन मतलब क्वेश्चन। तो यहाँ पे 4-4 लाइन के हमारे 4 स्टांजा है, तो हर एक में तो क्वेश्चन, सभी पे क्वेश्चन है। तो फॉर एग्जाम्पल के लिए, हैव यू एवर सीन अ शीट ऑन अ रिवर बेड? क्वेश्चन मार्क है। डज द नीडल एवर विंक इट्स आई? क्वेश्चन मार्क। आर द टीथ ऑफ रेक एवर गोइंग टू बाइट? क्वेश्चन मार्क। एंड व्हाट इज द साउंड ऑफ द बर्च बार्क? क्वेश्चन मार्क। जब क्वेश्चन मार्क होता है तो मतलब इसका वो इंट्रोगेटिव ही होता है, इंट्रोगेशन ही होता है। सारी पोएम आ सकते हैं लेकिन मैंने यहाँ पे
4 आपको क्वेश्चंस दिए हैं। इसके बाद क्वेश्चन रहेगा, समझो, राइट एन एप्रिसिएशन ऑफ द पोएम इन अबाउट 12-15 लाइन्स विद द फॉलोइंग पॉइंट्स। तो हमें नीचे पॉइंट दिए हुए हैं, पॉइंट के अनुसार हमें एप्रिसिएशन लिखना है। तो पहला पॉइंट तो हमेशा रहेगा ही, द टाइटल ऑफ द पोएम। टाइटल लिखने के बाद आपको हाफ मार्क मिलेगा। द पोएट का नाम पूछेंगे हाफ मार्क्स के लिए। राइम स्कीम क्या है, 1 मार्क। फिगर ऑफ स्पीच 1 मार्क। और सेंट्रल थीम या सेंट्रल आइडिया 2 मार्क्स के लिए। कभी कभी ये सारे क्वेश्चन एक मार्क के लिए भी हो सकते हैं, ऐसे टोटल 5 मार्क के लिए होगा। तो समझो ये पॉइंट फॉर्मेट है। हमें क्वेश्चन जिस फॉर्मेट में पूछा जाएगा उसे में लिखना है। तो समझो ये पहला पॉइंट फॉर्मेट है फॉर अंडरस्टैंडिंग एंड रिवीजन के लिए, हमें समझने के लिए, रिवाइज करने के लिए। तो टाइटल ऑफ द पोएम क्या है, हैव यू एवर सीन। द पोएट, पोएट का नाम क्या है, तो अनोनिमस है। राइम स्कीम क्या है, ए ए बी बी है। ओके। फिगर क्या है, फिगर ऑफ स्पीच, फिगर ऑफ स्पीच यहाँ पे फिगर ऑफ स्पीच बहुत सारे हैं, अल्ट्रेशन, पन, पर्सोनिफिकेशन, एंटीथेसिस, ओनोमेटोपिया। सेंट्रल थीम क्या है हमारे यहाँ पे, द पोएम मेक्स यूज ऑफ होमोग्राफिक पन्स। पोएम ने क्या किया है, पोएम होमोग्राफिक पन्स मतलब हमने देखा कि स्पेलिंग अलग होता है, मीनिंग अलग होता है, सॉरी स्पेलिंग सेम होता है, मीनिंग अलग होता है उसका, तब वो होमोग्राफ कहला जाता है। तो होमोग्राफ 1 यूज किया है इन द पोएम टू क्रिएट ह्यूमर विथ अ प्ले ऑन वर्ड्स। ह्यूमर क्रिएट किया है, प्ले ऑन वर्ड्स, वर्ड्स वही एक वर्ड्स यूज करके उसमें ह्यूमर पैदा किया है। तो ये हमारी सेंट्रल आइडिया है। ओके। अभी पैराग्राफ फॉर्मेट, अगर पैराग्राफ फॉर्मेट में पूछा है तो पैराग्राफ फॉर्मेट में हमें इसका एप्रिसिएशन लिखना है। हमें टाइटल पोएम का देना है, हैव यू एवर सीन, ऐसा पहले लिखना है सबसे आगे और सबसे ऊपर। देन हम पॉइंट वाइज लिखते जाना है। द पोएम हैव यू एवर सीन हैज़ बीन रिटन बाय एनोनिमस, मतलब यहाँ पे पोएम का नाम भी आया और यहाँ पे पोएट का भी नाम आया। ओके। द राइम स्कीम इज, राइम स्कीम कौन सी है, AABB। तो राइम स्कीम हमें कैसे पहचाननी है, तो समझो हमारी ये पोएम थी, देखो ये जो लास्ट में जो राइमिंग वर्ड्स रहते हैं, लास्ट में वो राइमिंग वर्ड्स है। समझो बेड हेड, टोज होज, आई फ्लाई, पैरासॉल ऑल, बाइट राइट, डार्क बार्क, ये हमारे राइमिंग वर्ड्स है। राइम स्कीम क्या होती है, राइम स्कीम होती है समझो लास्ट के वर्ड के जो प्रोनाउंसिएशन जो एक साथ मैच होते हैं उसे हम राइम स्कीम कहेंगे। समझो बेड को हमने ए कहा, ए तो हेड, बेड को प्रोनाउंसिएशन इसका मैच होता है हेड, बेड हेड, ए। टोज इसका मैच नहीं होता, इसको हम बी बोलेंगे, टोज बी, होज भी बी, टोज को होज मैच होता है बी, AABB। ओके। समझो आई को हमने ए बोला, फ्लाई, आई फ्लाई, A पैरासॉल ऑल BB, AABB। बाइट ए, राइट, बाइट को राइट मैच किया AA, डार्क B, बार्क B, AABB। मतलब इस सारे पोएम का AABB यही राइम स्कीम है। ओके। नेक्स्ट, देर आर मेनी फिगर्स ऑफ स्पीच, फिगर ऑफ स्पीच का पॉइंट में लिखना है। इन द पोएम, फिगर ऑफ स्पीच इन द पोएम लाइक अलिट्रेशन, पन, पर्सोनिफिकेशन, एंटीथेसिस, ओनोमेटोपिया इट्सेट्रा, इतने सारे फिगर ऑफ स्पीच है। तो एक हम एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं, इन द लाइन आर द टीथ ऑफ रेक एवर गोइंग टू बाइट, ये लाइन में द फिगर ऑफ स्पीच पर्सोनिफिकेशन इज यूज्ड, इसमें पर्सोनिफिकेशन यूज किया है।
बिकॉज द ह्यूमन क्वालिटी ऑफ बाइटिंग, क्यों ह्यूमन क्वालिटी ऑफ बाइटिंग इज गिवन टू द रेक। ओके, ये हमारा एक पॉइंट क्लियर हो गया। नेक्स्ट हमारा हो सकता है स्पेशल फीचर ऑफ द पोएम। स्पेशल फीचर में क्या लिखेंगे, देयर आर मेनी एग्जाम्पल्स ऑफ इमेजरी। इमेजरी के बहुत सारे एग्जाम्पल्स है। इमेजरी मतलब वो वर्ड हमने प्रोनाउंस करने के बाद हमारे आंखों के सामने उसकी इमेज आती है, इसकी इमेज हम इमेजिनेशन कर सकते हैं, उसको इमेजरी कहेंगे। रिवर बेड, तो हमने रिवर बेड बोला तो हमारे सामने रिवर आएगी, है ना। हैमर्स हेड, हैमर्स हेड बोला तो हमारे सामने आंखों के सामने हैमर आएगा। फुट ऑफ माउंटेन, हम कभी माउंटेन पे जाएंगे, हिल पे जाएंगे तो उसका फुट से शुरुआत करते हैं चलने के लिए ऊपर। गार्डन होज, गार्डन में जाएंगे तो होज दिखाई देगा। आई ऑफ द नीडल, सुई तो हम देखते हैं हर रोज, हर रोज मतलब जब काम लगता है तब। विंग ऑफ बिल्डिंग, बिल्डिंग में रहते हैं तो ए विंग, बी विंग, सी विंग वगैरह। रिब्स ऑफ द पैरासॉल, छाता तो बरसात में हम लेके जाते हैं तो इसका इमेज हमारे नज़र के सामने आती है। ट्रंक ऑफ द ट्री, ट्री तो हमारे स्कूल के आसपास का भी हम देखते हैं। द टीथ ऑफ द रेक, रेक के दांत। हैंड्स ऑफ अ क्लॉक, हमारे हाथ में जो घड़ी है उसके हाथ, हैंड्स ऑफ द क्लॉक। द गार्डन प्लॉट, गार्डन में जाएंगे तो वहाँ का एरिया। बर्च बार्क, कोई भी ट्री का बार्क। तो ये सारे हमने जब रीड करते हैं तो हमारे आंखों के सामने उसकी इमेज आती है, ये पोएम में स्पेशल फीचर है। नेक्स्ट पॉइंट हो सकता है योर फेवरेट लाइन, तो हम लिखेंगे माई फेवरेट लाइन इज, कोई भी लिख सकते हैं। हैव द हैंड्स ऑफ क्लॉक एनी लेफ्ट और राइट। ओके, सेंट्रल थीम पूछेंगे तो द थीम ऑफ द पोएम इज द पोएट क्रिएट्स ह्यूमर। पोएट ने ह्यूमर क्रिएट किया है विद द प्ले ऑन वर्ड्स, शब्दों के साथ खेल करके, यूजिंग होमोग्राफिक पन्स इन द पोएम। हमने अभी देखा होमोग्राफी मतलब सेम स्पेलिंग, सेम प्रोनाउंसिएशन, डिफरेंट इज मीनिंग इज डिफरेंट। ओके, और डू यू लाइक और डिसलाइक द पोएम, तो लिखना है आई लाइक द पोएम, मुझे ये पोएम पसंद है, बिकॉज इट इज अ ह्यूमरस पोएम, ये बहुत ही ह्यूमरस है, एंड इट मेक्स मी लाफ, और उसकी वजह से मुझे हंसी आती है। तो आई होप ये सारी पोएम, इसका एक्सप्लेनेशन, फिगर ऑफ स्पीच, बाद में अप्रिसिएशन आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। इफ यू अंडरस्टूड वेल देन लाइक इट, share to your friends, relatives. If you have any doubt, please tell me in box. If you have any questions, any suggestions, please tell me so in comment box. If you are at my channel first time, then subscribe it. Have a nice day. Best of luck for your exam. Thanks for watching till the end. God bless you. Take care. Thanks.